May I come in, sir? Yes. Good morning, sir. Good morning. Please. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने अपनी 10th क्लास एसएसजैन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से की है। उसके बाद मैंने 12th क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से की है। इसके इसके बाद मैंने बीए किया है गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर एफिलेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। इसके पश्चात मैंने इतिहास विषय से एमए किया है शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय पीजी महाविद्यालय सवाई माधोपुर से एफिलेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। इसके पश्चात मैंने इतिहास विषय से नेट किया है और क्रॉसवर्ड पजल खेलना एवं प्रतिदिन वॉकिंग करना मेरी हॉबी है। 2023 में आपने नेट कर लिया था। जी सर। 23 से 25 तक आपने क्या किया? इसमें मेनली सर मैं 2 पर्पज़ लेके चल रहा हूँ। पहला मैं सिविल सर्विसेज की तरफ फर्स्ट मैंने प्रयास किया था, उसमें मैं मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाया था। तो मैं अब अपनी एफिशिएंसीज़ का फुल पोटेंशियल का मैं पूरा यूज़ करके वापस पुनः सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में मैं एक सुरक्षित भविष्य के पर्सपेक्टिव से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहा था। तो अभी आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो पीएचडी के लिए सोचा है? जी सर, आगे प्लान तो है सर। आगे प्लान है, ठीक है। क्यों आरएस को चुना? इसमें सबसे पहले सर मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो शुरू से मैं एक ग्रामीण परिवेश में रहा हूँ। तो ग्रामीण परिवेश में हम आसपास के जो भी लोगों को देखते हैं तो उन तक कहीं न कहीं जो भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है, लेकिन उनको ज़मीनी स्तर पर कहीं न कहीं उनका जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। तो मेरा पहला प्रयास है कि मैं कहीं न कहीं उन स्कीमों को उस ज़मीनी स्तर तक उनको इम्प्लीमेंट करूँ। आपको पता है आपको सिलेक्शन के बाद आपके क्या काम होंगे? जी सर। उपखंड अधिकारी अगर आप बनते हैं, जी। तो क्या आपके प्रारंभिक काम होंगे? सबसे पहला काम सर जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम है, उनको इम्प्लीमेंट करना मेरा सबसे पहला कार्य स्थानीय होगा। समस्याओं का समाधान करना प्रारंभिक काम जी सर। है ना? आप एक ब्लॉक उपखंड अधिकारी होंगे, जी तो सर। एक मजिस्ट्रेट का भी रोल प्ले करेंगे। जी सर। तो वहाँ स्थानीय समस्या होंगी, वो आपका प्रारंभिक काम होगा, ना कि स्कीम्स। स्कीम्स के फॉलोअप के लिए आपकी उपयोगिता होगी, फॉलोअप के लिए, ना कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक। इम्प्लीमेंटेशन का काम तो डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। उपखंड स्तर पे सर। फॉलोअप का काम आपका है। तो फिर आपका विजन तो वहाँ क्लियर ही नहीं हो रहा। आपका विजन तो क्लियर यूपीएससी में होता। जी। आरएस क्यों? आरएस सर मेनली ये कि जिस तरह से यूपीएससी का सर थोड़ा-सा एक उसका ब्रॉड एरिया है सर, उसमें संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन मेरा सर शुरू से ही राजस्थान में मैं रहा हूँ, तो राजस्थान से एक अलग जुड़ाव है सर, तो इस हिसाब से सर राजस्थान प्रशासनिक सेवा से। अभी तो इस बार तो 21 वर्ष की भी है, जिनको पहली बार पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है यूपीएससी के अंदर। जी। तो संभावनाएं कैसे नहीं है बहुत कम संभावनाएं प्रतीत होती है सर। आपको? जी सर, लेकिन मैं अपने फ्यूचर सेफ्टी की दृष्टि से जल्दी मेरा नौकरी प्राप्त करना और सुरक्षा प्राप्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 2020। इसका इतिहास क्या रहा और हमें क्यों आवश्यकता थी अभी? इसमें सबसे पहले सर और 1968। इसके केंद्र बिंदु क्या है? जी। सबसे पहले सर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई थी। उसके पश्चात 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। इसके पश्चात वर्तमान में कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी। इसमें मुख्यतः सबसे पहले तो जो जीडीपी हमारे केंद्रीय और राज्य स्तर की जीडीपी है, उसमें शिक्षा का योगदान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, उसमें मेनली 6% का हमारा लक्ष्य रखा गया है। और जो वर्तमान में जो समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में देखी जा रही है, उसमें सबसे पहला है कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो उसको टारगेट करने के लिए हमने अपने जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसको 2030 तक जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें 100% करना और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को प्रमोट करना है। इसके अलावा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना इसके शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। स्ट्रक्चरिंग क्या है? इसमें 5+3+3+4। ठीक है। हमारा राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु सर 2 है सर, एक तो ऊँट है और एक चिंकारा है।
ऊंट को लेकर सबसे अधिक संख्या ऊंट की कहाँ, कौन से जिले में? स्पेसिफिक तो सॉरी ध्यान नहीं है सर, बाकी पश्चिमी राजस्थान में। ऊंट को लेकर के हमारी कोई राज्य की योजनाएं हैं? अभी वर्तमान में उष्ट्र संरक्षण मिशन चल रहा है, जिसके तहत जो ऊँट है, उनके जो बच्चे होते हैं जिनको टोड़िए कहा जाता है, उनके जन्म पर प्रथम बच्चे के जन्म पर 10,000 और 1 वर्ष का आयु पूर्ण होने पर उसको 20,000 10,000 और अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती वेटलैंड से आप क्या समझते हैं? है। वेट आर्द्रभूमि। जी सर, और अभी दे, देश में किसके द्वारा ये गवर्न किया जाता है, कौन सी बॉडी है? और भारत में कितनी साइट्स है या वर्ल्ड में कितनी साइट है? और राजस्थान में कितनी, अभी रिसेंट में कुछ हुआ है क्या इसको लेकर? वेटलैंड सर ऐसी भूमियाँ होती है, जो मेनली वहाँ का जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको प्रमोट किया जाता है, कि वो कहीं न कहीं कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसको एब्ज़ॉर्ब करने में उसका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है, इसलिए आर्द्र भूमि को निरंतर बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान में इसको जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार है, उसके द्वारा इसको गवर्न किया जा रहा है। उसके अंदर एक आर्द्र भूमि प्राधिकरण बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत ये संचालित है और वर्तमान में इंटरनेशनल लेवल? इंटरनल रामसर साइट्स कन्वेंशन हाँ। 1971 जो ईरान में आयोजित हुई थी उसके द्वारा और इसको किया रिसेंट में जाता राजस्थान में? है। राजस्थान में वर्तमान में 2 वेटलैंड है, उसमें एक तो सांभर लेक है और एक केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। बस? जी। और राज्य सरकार के द्वारा भी 44 आर्द्र भूमियों की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे भी। आपको, मान लीजिए आप आरएस बन गए, जी सर। आपके क्षेत्र में महिला प्रधान है जी एक, उसकी जगह पे उनके पति मीटिंग में आते हैं, जी सर। तो आप क्या, आपका क्या एक्शन रहेगा या आप क्या करेंगे? एज ए अधिकारी के रूप में हम्म। सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि मैं उनको अपने स्तर पे उनको पर्सनल तौर पे उनको समझाने का प्रयास करूँगा, कि जो हमारे वर्तमान में जो जिस तरह से हम वुमेन लेड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें महिला को भी निरंतर आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो अपने पर्सनल लेवल पे समझाने का प्रयास करूँगा। यदि वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं मैं अपने स्तर पे फिर उसको प्रमोट करने के लिए जो जो भी नियम कानून है उनकी समीक्षा करके उनके एक्शन लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है सर। आपके बीए में क्या-क्या विषय थे? बी में सर इकोनॉमिक्स, भूगोल और सोशियोलॉजी। आपने एमए हिस्ट्री से किया है। जी सर। इसके पीछे कोई रीज़न कि आपने इकोनॉमिक्स जैसे एक प्रमुख विषय को छोड़ के एमए हिस्ट्री प्रेफ़र किया? जी सर। क्या कारण रहा? इतिहास का सर एक तो सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। हुँ, तो उसमें सर इतिहास विषय के साथ-साथ सर मैं अपनी जो तैयारी सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन कर कर रहा था, तो उसको मैं जारी रख सकता था। लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड है। उसके अंतर्गत कहीं न कहीं जो कुछ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, बीजगणित वगैरह, तो उस तरह के सब्जेक्ट आते हैं, तो उसके लिए अलग से एफर्ट्स करने की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ मैं अपनी तैयारी को जारी नहीं रख सकता था। इसलिए मैंने इतिहास विषय को चुना और फिर बाद में मेरे को इतिहास में अच्छी रुचि जागृत हुई, जिसके कारण से फिर मैं प्रशासनिक इम्पोर्टेंस भी उसका बहुत है, तो मैंने इसको इतिहास विषय को अपने एमए के सब्जेक्ट के रूप में चुना। आपने एमए हिस्ट्री करने के बाद नेट एग्ज़ाम भी क्लियर किया है? जी, या आपने फाइनल एग्ज़ाम अपीयरिंग के साथ ही नेट क्लियर कर लिया था आपने? जैसे फाइनल एग्ज़ाम के बाद। फाइनल एग्ज़ाम के बाद नेट जी, क्लियर किया। उसके बाद आरपीएससी का जो कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम होता है, जी, वो भी आपने दिया है? जी सर, तो वो क्लियर हो गया आपका? जी, उसके इंटरव्यू बाकी अभी इंटरव्यू होना बाकी है। जी। तो मतलब आपकी रुचि कॉलेज व्याख्याता की तरफ इस करियर की तरफ भी है आपकी। हाँ सर, यदि सिविल सर्विसेज़ तो एक ब्रॉड सेक्टर है। नहीं, यदि सपोज़ आपका दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है जी सर, आपका, तो आप कौन-सा विकल्प सर चुनेंगे? मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में है। प्रशासनिक सेवा में जाना जी, पसंद करेंगे। मतलब एक शिक्षक बन के छात्रों की सेवा करना, वो उसकी जगह प्रशासनिक सेवा में जाना पसंद नहीं, करेंगे। प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत ही शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। हुँ, तो शिक्षा के स्तर पे जो-जो मैं सुधार कर सकता हूँ, प्रशासनिक अधिकारी के रहते पे किए जा सकते हैं। ओके। अभी हमारे राज्य का बजट आया, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। जी सर, उसमें ग्रीन बजट का एक प्रावधान था, जी सर, तो उसमें कई बिंदु दिए हुए थे। आप कोई उसमें से मुझे कोई 5 मुख्य बिंदु बता सकते हैं? जी। हाँ जी। सबसे पहले सर जो राज्य बजट 2025-26 पारित हुँ, किया गया था, उसका लगभग कुल बजट का लगभग 5.18% ग्रीन बजट के लिए तय किया गया है। उसमें सर मेनली 10 जो की इनिशिएटिव्स है वो लिए गए। उसमें सबसे पहला जलवायु परिवर्तन के लिए लिया गया है। उसमें जलवायु परिवर्तन का एजेंडा 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 150 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाना है।
दूसरा सर उसमें जो वन और पारिस्थितिकी है उसके लिए प्रोविज़न किया गया है, जिसके अंतर्गत जो हरियालो राजस्थान जो मिशन हरियालो हरित राजस्थान वाला जो प्रोग्राम चल रहा है उसको प्रमोट किया जाना है, जिसमें 5 वर्ष में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। हुँ, इसके अलावा इसमें जो ग्रीन ग्रीन जो ऑडिट होती है, ग्रीन ऑडिट को प्रमोट किया जा रहा है, ग्रीन फंडिंग को प्रमोट किया जा रहा है और जो हम वर्तमान में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे ईवी के सेक्टर में हम उसके लिए ईवी प्रमोशन फंड 200 करोड़ के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है और इसके अलावा भी अन्य प्रयास किए गए। कर प्रस्ताव को लेके क्या मुख्य बिंदु थे इस बजट में? कर प्रस्ताव को लेके सर इसमें सॉरी सर मैं रिकॉल अच्छा, जो अपना सेंट्रल बजट आया, उसमें बता सकते हैं कर प्रस्ताव को लेके? उसमें सर एक जो अपनी रिज़ीम है सर वो चेंज की गई है। चेंज की गई है। उसमें सर शायद 7 लाख कर दिया है सर वो भी। 7 लाख तक छूट का दायरा बढ़ा दिया सर। मतलब सरकार आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम जनता को आय की अपर लिमिट बढ़ा के टैक्स में रिलीफ देना चाह रही जी है। सर। ये इसमें मुख्य बिंदु है। जैसे आपने सुना होगा कि 12 लाख तक की आय पे केंद्र सरकार ने लोगों को एक तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। जी 12 तक की आय पर उन्हें किसी तरह का उन्हें कर नहीं देगा और ये बहुत बड़ी अभी मान के चलिए कि राहत है आम जनता के लिए। अच्छा, बजट में सड़क व नगरीय विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं इस बजट में? सड़क के लिए सर एक तो सबसे पहले जयपुर में एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है सड़क हुँ, सुरक्षा के लिए। हुँ, दूसरा सर जो हमने सड़क का रोड मैप तैयार किया है अगले 10 वर्ष के लिए, जो पूरा राजस्थान पहला राज्य है जिसने ऐसा कार्य योजना तैयार की है। हुँ, उसके अंतर्गत हम 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तैयार कर रहे हैं, जिनमें लगभग 2750 किलोमीटर का स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा हमने 5 वर्ष के लिए जो लगभग 26-27 हज़ार के आसपास हमको रोड नेटवर्क का डेवलपमेंट करना है। दूसरा जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, उनमें सुधार किया जाना है और इसके अलावा जो लाइफ सपोर्टिव एम्बुलेंस होती है, जो भी दुर्घटना के सड़क सुरक्षा के लिए काम आती है, उनको बढ़ावा दिया जाए। नगरीय विकास के अंतर्गत हमने जो 25 नवीन नगर पालिकाओं की स्थापना की जानी है, जिनमें 4 का क्रमोन्नयन भी शामिल है और इसके अलावा हमने जो नगरीय विकास प्राधिकरण है, उनको भी सर उनको स्थापना शामिल की है उसमें। बहुत खूब। ओके, जयपुर इज अ स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट है जयपुर में? इसमें सर मैम मेनली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे देखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से देखा जाता है। उसके हिसाब से जलापूर्ति, स्वच्छता इनको भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो आर्थिक अवसंरचना होती है, उसमें सड़क है, रेलवे है और जो एयर वाला जो सिस्टम होता है, उनको ध्यान में रख के इसको स्मार्ट सिटी की संज्ञा दी जाती है। लेकिन वर्तमान में स्मार्ट सिटी मिशन अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी पूर्ण उसकी क्रमोन्नयन नहीं हो पाया। ठीक है। अभी करंट नेशनल इशू क्या है? नेशनल इशू में सबसे मेन तो मैम सबसे पहले जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो प्रमोट हो रहा है उसको उसका सबसे बड़ा इशू अभी नेशनल इम्पोर्टेंस का इशू वही। और इसके अलावा मैम अन्य इशू भी है, जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान में जैसे जो विधायकी वाला जो मामला चल रहा है अभी वर्तमान में, हम्म, जो केस केस कांड वगैरह भी चल रहा है, वो हम्म, भी है। इसके अलावा भी जो नई शिक्षा नीति वाला जो अभी हम प्रमोशन कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए भी सलाह दी जा रही है कुछ। और वन नेशन वन इलेक्शन को भी प्रमोट किया जा रहा है वर्तमान में और खेल के क्षेत्र में भी वर्तमान में आईपीएल को आगे कर दिया गया है, तो खेल क्षेत्र ठीक है। अभी जो अपनी ये वॉर चल रही है, तो क्या ये इंडिया पाक वॉर है या ये ग्लोबल फाइट है? मेनली तो टेररिज्म के खिलाफ यदि हम देखें उस पर्सपेक्टिव से एक ग्लोबल इसको इम्पोर्टेंस का माना जा सकता है कि क्योंकि पूरे विश्व में भारत जीरो टॉलरेंस की नीति को ध्यान में रखते हुए इस आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है, तो पूरे एक वैश्विक संदेश इससे जाता है कि पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक आक्रोश है जिसको ठीक है। अगर आपको 100 करोड़ रुपीज मिल जाए, आपके अपने हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं 100 करोड़ कोई ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा मैं, उसका पता नहीं मैं आपके किस पास तरह अपने से। हैं 100 करोड़ रुपीज, आपको मिल गए, जी। अब आप क्या करोगे उसका? सबसे पहले तो मैं अपने फ्यूचर सेफ्टी के लिए कुछ उसमें से कुछ राशि अपने लिए और अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए बचाऊंगा। हम्म, उसके पश्चात मेरे जो विज़न है, हम्म, मैं उनको जो मेनली सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जो सोसाइटी में बहुत मैंने जो पर्सनल लेवल पे जो महसूस की है, उन समस्याओं के सुधार के लिए मैं अपना योगदान करने की कोशिश करूँगा। हम्म। सपोज़ कीजिए इस 100 करोड़ में से आपको 25 करोड़ इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। आप लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं और भी कई विकल्प मौजूद हैं। तो कौन-सा विकल्प आप ये मानेंगे कि बेहतर रहेगा जिसमें आपका जो रिटर्न है आपको मैक्सिमम मिले?
सर मेनली मेरा तो ये रहेगा कि जैसे मैं अपनी सर्विस करना चाह रहा हूँ तो सर्विस के साथ साथ सर गोल्ड है, गोल्ड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि गोल्ड सबसे सिक्योर प्रतिभूति के रूप में देखा जाता है, तो मैं इसको सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। पिछले कुछ वर्षों में आप ये मानते हैं कि जो मैक्सिमम रिटर्न मिला है वो गोल्ड में मिला है जी सर। और शेयर मार्केट में आपकी रुचि है? नहीं सर। शेयर मार्केट में आपकी रुचि नहीं इसलिए आप उससे दूर रहेंगे शेयर मार्केट जी। से। और लैंड इन्वेस्टमेंट? नहीं सर, मेरा लैंड में तो गोल्ड आपका मोस्ट प्रेफरेबल जी। सिक्योरिटी रहेगा जिसमें आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करना जी सर। चाहिए। थैंक यू। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, लोग गोल्ड परचेज कर रहे हैं, क्या कारण है? सबसे पहले सर मेनली इकोनॉमिक रीज़न है, जिस जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो में हम ग्लोबल ऑर्डर में देख रहे हैं, जिस तरह से चेंज आ रहा है, इसमें हम मेनली यूएसए की जो पॉलिसीज़ है, उनमें बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएँ देखी जा रही है। तो एक तो उनको देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने जो उसने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो अपने सिक्योर नहीं, आगे बताओ अपना प्रतिभूति कारण। कारण बताओ, पहला एक ठीक है, ठीक अनिश्चितता और दूसरा। और दूसरा सर घरेलू कारण भी है, जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें, तो अभी जो वर्तमान में आगे फ्यूचरिस्टिक होकर हम यदि सोच रहे हैं कि वर्तमान में अनिश्चितताएँ बहुत ज़्यादा उससे उत्पन्न हो रही है। डोमेस्टिक मार्केट में क्या है अनिश्चितताएं, भारत के घरेलू मार्केट? वर्तमान में सर कुछ ऐसी समस्या है जैसे बाहरी जो हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे जैसे अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें कई बार इंटरप्शन आ जाते हैं। क्रॉस बॉर्डर उसके टेररिज्म से क्या आपको ये लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी क्या? संभावना सर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ने की संभावना सर इकोनॉमी पे रहती है। नहीं, ऐसी छिटपुट घटनाओं से इकोनॉमी में प्रभाव पड़े, बहुत ज्यादा लार्ज प्रभाव पड़े और गोल्ड खरीदे ये नहीं। अच्छा, डॉलर की जो एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी बहुत कम होती नजर आ रही है। डॉलर के भाव इंटरनेशनल मार्केट में कई बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अभी गिर रहे हैं, पहले नहीं गिरते थे, स्टेबल रहती थी। इसका गोल्ड परचेजिंग से कोई लिंक है क्या? गोल्ड परचेज लिंक तो है सर। क्या है? सही सर, इसके बारे में अच्छा, अमेरिका की आप बात कर रहे थे, अमेरिका में जो अभी जो यूएस फेडरल बैंक है उनका, जी वो पॉलिसी रेट्स में कट करने की बात कर रहा है, ईज कर रहा है उसके अंदर। जी। उससे क्या लगता है आपको, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्यों? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सर बढ़ने की ज़्यादा संभावना कैसे? नहीं, गोल्ड को बढ़ने की बजाय घटने की ज़्यादा संभावना, और डॉलर को प्रमोशन करने के लिए सर वैश्विक करेंसी के रूप में उसको बढ़ावा मिल सकता अच्छा, आपको क्या लगता है डॉलर के सामने कोई ऐसी वैश्विक मुद्राएं खड़ी की जानी चाहिए ताकि डॉलर का वर्चस्व कम हो? है। जी सर, इसके लिए सर इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रयास ब्रिक्स के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पांचों कंट्री मिलके और वर्तमान में कुछ और कंट्रीज भी जुड़ गई है, उनको प्रमोट करने के लिए ब्रिक्स करेंसी का कंसेप्ट आया है, जिससे जो अच्छा, ग्लो ब्रिक्स की क्या समस्याएं हैं? ब्रिक्स की सर वर्तमान में मेनली तो जो उसमें जो चाइना है, रशिया है और इंडिया है, तो रशिया रशिया से हमारे अच्छे रिलेशन है, चाइना से भी अच्छे, चाइना से लेकिन अभी वर्तमान में कहीं ना कहीं जो हमारी टेंशन है वो कुछ ज़्यादा बढ़ती रहती है इस चक्कर आपको में। नहीं लगता क्या ब्रिक्स के जो एक ब्रिक्स ग्रुप के एक शीर्षस्थ लीडर बैठे थे अमेरिका में, उनके सामने अमेरिका ने कह दिया कि हम इस ब्रिक्स को फिनिश कर देंगे अगर ब्रिक्स ज्यादा जी, 3-5 करेगा तो। लेकिन सर हमारा कैसे देखते हो आप ब्रिक्स का फ्यूचर? ब्रिक्स का फ्यूचर सर इसमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो भारत है उसका योगदान सबसे ज़्यादा माना जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के रूप में लीडरशिप के रूप में भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है, तो राष्ट्रीय हित के रूप में उसने अभी भी वर्तमान में भी ब्रिक्स करेंसी को निरंतर प्रमोट किया है, तो कहीं ना कहीं वो स्थापित होने की ज़्यादा संभावनाएं नजर आती है। क्या ब्रिक्स की कोई करेंसी, क्या साझा करेंसी? अभी सर वर्तमान में तो तो नहीं फिर है, प्रमोट किसको किया ब्रिक्स करेंसी? अभी प्रमोट करने के प्रयास किए जा रहे हैं सर वर्तमान स्थापित में। करने की बात की जा रही है जी ब्रिक्स सर, करेंसी। पूर्णतः स्थापित नहीं। अच्छा, ब्रिक्स की दो जो है मॉनेटरी संस्थाओं के नाम बताओ, वित्तीय संस्था। ब्रिक्स का फोर्टलेजर डिक्लेरेशन में एक ब्रिक्स बैंक स्थापित, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। और सर सॉरी करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, सीआरए। सॉरी सर, मेरे आईडिया। अच्छा, ये दो दो वित्तीय संस्थान है, एक तो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जी, एक करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है। इन दोनों के मुख्यालय कहाँ पे? न्यू डेवलपमेंट बैंक का तो सर चाइना में ही है सर, और क्या करेंसी कारण है कि रिजर्व इसका चीन को ही मुख्यालय क्यों चुना गया? क्या चीन के इसमें शेयर ज्यादा थे क्या? नहीं सर, सर डिक्लेरेशन जो हुई थी सर उसमें ऐसा निश्चित किया गया था। आपको क्या लगता है अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये स्ट्रगल चल रहा है, क्या ये वॉर है क्या ये? सर अभी तो सर युद्ध के स्तर पे सर अभी तक तो शायद पहुंच नहीं पाया, जैसे कुछ ऐसे कैसे हम विशेषज्ञ कब सुझाव मानेंगे कर। कि युद्ध के स्तर पे पहुंच गए? अभी सर उसके कुछ स्टेप्स है सर अभी, लेकिन उस स्टेप्स में अभी हम 7 चरण बताए, उसमें हम चौथे चरण पे वर्तमान में सभी विशेषज्ञ बता रहे हैं सर। अच्छा,
आपको क्या लगता है एस्केलेशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? मेनली तो सर जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उनका तो मानना यही है कि एस्केलेशन अभी कम होने की ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही है। क्या कारण? कम कैसे होने की संभावना नज़र आ रही है? इसमें सर जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए ज़्यादा संभावना है, और दूसरा सर जो पाकिस्तान के ऊपर जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के द्वारा पूरा ग्लोबली उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जो आतंकवादी गतिविधियां उनको अपने राज्य के द्वारा प्रमोट नहीं किया अच्छा, जाए उनको। आर्थिक गतिविधियों की बात करें, अभी आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया है पाकिस्तान जी को, सर। युद्ध के मद्देनजर। जी क्या सर। लगता है आपको, सही है क्या? मेनली तो यदि उसको हम देखें कि पाकिस्तान को इस तरह से सर पहले डील साइन हो चुकी थी, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि यदि उसको वो टेरर फंडिंग के रूप में आगे प्रमोट करना चाहे तो उससे और इसको बढ़ावा मिल सकता है सर, इसलिए इस समय देना अनुचित माना गया है। ठीक, थैंक